गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा विषय के बारे में अंदर जानेंगे। आजादी के बाद शिक्षा का विकास। इससे पूर्व क्लास में हमने गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है इसकी संपूर्ण रूपरेखा बारे में जान लिया है कि ये शिक्षा व्यवस्था क्या थी, इस शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, इसकी विशेषताएं, इसके गुण और किस तरीके से इन्होंने एक मतलब अच्छे जीविकोपार्जन के लिए बेहतर से बेहतर किसी न किसी शिल्प और उद्योग के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया। इसको समझने के बाद अब हम जानेंगे आजाद के बाद शिक्षा का विकास। जैसे ही देश आजाद हुआ, सबसे पहली जरूरत आन पड़ी इस देश को अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का, क्योंकि हम शुरू से ही जानते कि आजादी से पूर्व जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षित बाबू तैयार करना था जो उनका काम कर सके। लेकिन अब जरूरत थी ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करना जो देश के विकास, राष्ट्रीय उन्नयन में अपना योगदान दे सके। इसके लिए सबसे अहम जरूरत होती है शिक्षा, क्योंकि शिक्षित और पढ़ा लिखा इंसान अपने साथ साथ अपने देश के प्रति उसका क्या दायित्व है इसको अच्छे से समझ सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाना बहुत अहम रह गया था। इसलिए जैसे ही देश आजाद हुआ, सबसे बड़ी जरूरत आन पड़ी कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का बदलाव लाया जाए, चाहे उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो, सब में बदलाव लाकर देश की विविधता, देश की राष्ट्रीयता, देश की संस्कृति, देश के संपूर्ण पहलू को जानते हुए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना जिसमें देश का विकास हो सके। आजादी के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या अब धीरे धीरे जागरूक होने लगी और शिक्षा के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाने लगी। तो देश की सरकार, देश की शासन व्यवस्था का दायित्व बनता है कि लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। शिक्षा व्यवस्था का दायित्व राज्यों को दिया गया, लेकिन हमको पता है शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, तो राज्य के साथ साथ केंद्र की भी भूमिका को अहम माना गया और ये समझा गया कि केंद्र के द्वारा केंद्र के अधीन मतलब राज्य अपने शिक्षा का संचालन करेगी। तो केंद्र और राज्य दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते। तो इस तरीके से देश में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हम जानते कि अलग अलग शिक्षा आयोग आए, चाहे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति, फिर 1986 शिक्षा नीति, यशपाल समिति और तरह तरह के हम जानते हैं कि वर्तमान में जिस तरह से समय के हिसाब से बदलाव आया तो एनईपी 2020 भी आया। तो इस तरीके समय के हिसाब, परिवर्तन के हिसाब से विभिन्न तरह से शिक्षा में बदलाव लाने का प्रयास किया गया और शिक्षा को बेहतर तौर पर संचालित किया गया। तो यह है आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था जो देश के विकास और देश की प्रगति के लिए हो और अच्छे राष्ट्र के नागरिकों का निर्माण कर सके, इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था आती है। ठीक है, तो हम आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे आज विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1986-48। ठीक है, 1946-48 की जो शिक्षा नीति आई उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसके संदर्भ में कहा था ये कहते हैं इसके संदर्भ में 4 नवंबर 1948 को गठित इस आयोग का उद्देश्य 4 नवंबर 1948 को जो ये गठित हुई, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय
शिक्षा में सुधार एवं विस्तार के लिए ऐसे सुझाव देना जो देश की वर्तमान एवं भावी, इसको हम यहां ऊपर समझ लेते हैं, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप है। ठीक है, ये बात बताई है राधाकृष्णन ने। तो इन्होंने कहा है कि 4 नवंबर 1948 को जो शिक्षा के लिए इस आयोग की जो गठित हुई गठित समिति, उसका उद्देश्य बताया गया, क्या बताया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय या शिक्षा में सुधार, ठीक है, भारत के विश्वविद्यालय और शिक्षा में सुधार एवं विस्तार के लिए ऐसे सुझाव देना, ठीक है, ऐसे उनको सुझाव देना जो क्या कर सके, जो कि वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप है। यानी कि 1948 की बात की जा रही है, उस समय देश की जो आवश्यकताएं थी, उस देश के की जो वर्तमान स्थिति थी, उस सबको समझते हुए एक ऐसे सुझाव देना जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और अच्छा बना सके। तो ये बात कही थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो इन्होंने फिर क्या किया, अगस्त 1949 में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबद्ध अनेक समस्याओं पर विचार। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन की जो ये समिति गठित हुई थी, इसमें इन्होंने क्या किया, अगस्त 1949, ठीक है, अगस्त 1949 में इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किए गए जो अपने प्रतिवेदन है, जो इन्होंने पूरा प्रतिवेदन दिया, इस प्रतिवेदन के अंतर्गत इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, ठीक है, जो विश्वविद्यालय हाई लेवल एजुकेशन है, वो वहां की शिक्षा संबंध अनेक समस्याओं पर विचार किया, क्योंकि उस पर विचार किया जाना बहुत ही जरूरी था, ताकि विचार करके उस समस्याओं का निराकरण करके एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना जो देश की वर्तमान, जैसे कि उनके अंदर जाना था, देश की वर्तमान सिचुएशन परिस्थितियों के हिसाब से सिचुएबल हो, यानी कि सही हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अब तक जितने भी सुझाव दिए गए, उन सुझावों में इस जो विचार हुआ था, इसमें जो सुझाव दिए गए काफी अच्छे थे, सुधारात्मक थे और काफी व्यापक थे, जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन और प्रभावी बना सकता था। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं
कि फिर इस शिक्षा जो नीति है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इस शिक्षा नीति ने काफी कुछ उच्च शिक्षा में कार्य किया और उच्च शिक्षा में प्रभाव रूपी लाने के लिए या प्रभावी लाने के लिए काफी हद तक लाया, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था को एक अच्छा आयाम दिया गया। तो इस शिक्षा नीति थी, जो विश्वविद्यालय शिक्षा नीति थी, इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि इसने अपने इस प्रतिवेदन में, इस शिक्षा नीति में काफी सुझाव, काफी सिफारिशें दी, जिसके माध्यम से इसकी मात्रा, इसकी भाषा क्या हो, धर्म को क्या स्थान देना, इस शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसका स्तर क्या होना चाहिए। तो इसको हम विस्तृत रूप से जैसे जैसे क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसने अपनी सिफारिशों को दी। तो आज हमने इसके सिर्फ कंसेप्ट को जाना कि आदिवासी शिक्षा व्यवस्था क्या थी और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस तरीके से उद्देश्यों के लिए आया गया। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बताइए। तो आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको कंसेप्ट हमने समझा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में राधा कमिश्नर ने क्या उद्देश्य किया था और किस तरीके से ये आया। तो इसका जो छोटा सा कंसेप्ट है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको घर सुरक्षित रहना है, अपने और परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमको इसके जो नियम का कड़ी से पालन करना है और हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हम जितना अपने आप को सेफ रखेंगे तब बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।